हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बेटा जी, क्लास 10th प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सेक्शन ए और बी मैंने ऑलरेडी करवा दिया है और अब मैं करवाने जा रही हूँ सेक्शन सी, जिसमें आपके 4 मार्क्स के 8 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा मीन्स पानी की चाल और ऋतु की खुद की चाल। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। कैसे करना है इस तरह का क्वेश्चन। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लो, शेयर नहीं किया है मेरा लेक्चर तो शेयर कर दो और लाइव क्लास के लिए तैयार रहो, जो कि मैं आपकी लेकर आ रही हूँ। अभी तक केवल चैप्टर 1 की लाइव सुपरफास्ट रिवीजन मैंने आपको दी है। अब मैं आपके सभी चैप्टर्स की बारी बारी से सुपरफास्ट रिवीजन लेकर आ रही हूँ, जिसमें 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर मैं आपको कराऊँगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए भाई, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ये अगर आपका पानी है और इस पानी पर अगर आप कोई भी बोट छोड़ देते हो, ठीक है भाई, बोट भाई ऐसे ही बनानी आ रही है मुझे तो कोई भी बोट अगर आप इस पानी पर छोड़ देते हो, अगर पानी भी इधर जा रहा है, मान लो पानी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 की स्पीड बोट की हो जाएगी, 10 की पानी की, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बोट की स्पीड 20 नहीं रह जाएगी, 20 + 10 30 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन अगर यही बोट 20 की स्पीड से इस तरफ जा रही है और पानी इधर ले जाएगा इसको, तो दोनों में डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। दोनों में क्या होगा कि पानी इधर खींचेगा और बोट इधर जाएगी, तो बोट की जो एक्चुअल स्पीड है वो 20 नहीं रह जाएगी, वो 20 - 10 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी। बस यही बात इस क्वेश्चन में समझने की है। हिंदी में तो बहुत आसानी से समझ आ जाती है। धारा के अनुकूल यानी पानी के साथ साथ, तो दोनों की स्पीड जुड़ के नई स्पीड बनेगी। धारा के प्रतिकूल का मतलब है पानी के अपोजिट, तो दोनों की घट जाएगी। लेकिन अनुकूल को इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, तो जहाँ डाउन वर्ड आता है वहाँ 2 स्पीड्स जुड़ जाती हैं। जहाँ अपस्ट्रीम का मतलब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ दोनों स्पीड्स माइनस हो जाती हैं। तो अब आपने बहुत ध्यान से समझना है कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे तरीके से करेंगे। माना ऋतु की स्थिर जल में चाल कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर, दिस इज ओनली रफ वर्क। और माना धारा की चाल, माना धारा की चाल y किलोमीटर पर, लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। अब आपने डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड्स निकालनी है, तो धारा के अनुकूल, इसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, ऋतु की चाल, स्पीड ऑफ ऋतु, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ऋतु। तो मैंने क्या बताया, पानी के साथ साथ चलेगी तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। ये ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति की चाल है या बोट की चाल है उसमें पानी की जोड़नी है या उसमें से पानी की घटानी है। आपकी स्पीड पानी से ज़्यादा होगी, पानी से कम स्पीड पे तो आप चल ही नहीं सकते वहाँ पे। तो x + y किलोमीटर पर आवर, और यहाँ आप लिखोगे डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ऋतु, यहाँ लिखोगे अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ऋतु। तो धारा के प्रतिकूल ऋतु की जो चाल है वो हो जाएगी x - y किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या कहता है, सुनो, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। डिस्टेंस हो गई 20, टाइम हो गया 2, स्पीड हो गई x + y। क्या फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर है चाल गुणा समय। तो भाई अब दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है, टाइम कितना है 2 घंटे, तो आप यहाँ लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या डिस्टेंस इज
20 किलोमीटर, स्पीड इज x प्लस वाई एंड टाइम टेकन इज 2। बन गई इक्वेशन, उल्टा कर दिया, हम इसको इधर ले आते हैं। 2x प्लस 2y, बल्कि 2 से ना डिवाइड ही कर दो, इधर इसको डिवाइड कर दो, 10 आ जाएगा, अभी भी कर सकते हो। तो ये बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अगली पे आ जाओ। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जा सकती है। धारा के पानी के अपोजिट चल रही है, पानी के अपोजिट चल रही है तो स्पीड तो बढ़ेगी नहीं, उसकी बहुत धीरे चलना पड़ेगा। तो 4 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में। फिर से वही लगा दो, डिस्टेंस है 4, स्पीड है x माइनस वाई, टाइम उसको लग रहा है वही 2 घंटे, 2 से 4 को डिवाइड करो, 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। दिस इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 2 लीनियर इक्वेशन बन गई। दोनों को सॉल्व कर दो, 1 प्लस 2 कर दो, x में x जोड़ोगे 2x, y से y कैंसिल हो जाएगा 12, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो, भाई मैं इंग्लिश में लिख रही थी, कोई नहीं, पुट x इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट। x की वैल्यू फर्स्ट में रखने पर तो 6 जमा y बराबर है 10, 10 में से 6 गए 4 आ जाएगा। x क्या लिया था हमने, ऋतु की चाल ली थी, तो ऋतु की स्थिर जल में चाल, पूरा लिखना, मैं छोटा लिख रही हूँ, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल है, वो पानी की चाल है, वो 4 किलोमीटर पर आवर है। तो ये आसान सा आपका क्वेश्चन था, अगर आपको ये लॉजिक सारा समझ में आता है तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। सबसे पहले तो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना लो, और इसने डायरेक्ट बोला है कि जो इसका हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, वो 13 सेंटीमीटर है, जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। तो आधार मीन्स बेस, बेस को आप x सेंटीमीटर मान लो, तो जो हाइट है वो उससे 7 कम है, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल तरीके से, पूरे तरीके से पेपर में करके आना है। माना समकोण त्रिभुज का आधार, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है। अब इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें इनके बीच में एक फंक्शन चाहिए, एक रिलेशन चाहिए, एक समीकरण चाहिए। उसके लिए आप किसका यूज करोगे भाई? जब भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात आए तो पाइथागोरस थ्योरम का बड़ा रोल होता है। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण हो गया AC यानी 13 का स्क्वायर। थोड़ा बहुत मैं बीच में स्किप कर रही हूँ, आपको जस्ट मैं समझा रही हूँ, पेपर में थोड़ा और अच्छे से करके आना। 13 का हो जाएगा 169 x स्क्वायर, ये a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। ये देखो 49 को तो इधर ले आओ, और ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इधर ले जाओ सब कुछ, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 169 में से 149 गया तो 120 आएगा, जो कि इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 9 गया 0, 120 प्लस का था। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। चैप्टर नंबर 4 ये था आपका। चैप्टर नंबर 3 में से ये है भाई चैप्टर नंबर 4 आपका। अब 12 में से 5 गए 7, और 12 पंजे 60, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 12 और माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इधर ही मैं करना चाहूँगी, x माइनस 12 दोनों में से कॉमन लिया तो x प्लस 5 बच गया। अभी ध्यान देना ज़रा, x माइनस 12 लिया तो यहाँ x बचा प्लस का 5 बचा। या तो x की वैल्यू 12 आएगी या x की वैल्यू माइनस 5, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये ट्रायंगल की भुजा है, आधार है, और वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो त्रिभुज का जो आधार था जिसे हमने x माना था वो तो 12 सेंटीमीटर आ गया, और जो ऊंचाई थी वो 12 में से 7 कम थी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 AP 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो गिवन AP सबसे पहले तो आप लिख दो भाई दी गई AP, तो AP नोट कर लो 24 21 18 डैश A निकाल दो 24 आ जाएगा, D निकाल दो A2 माइनस A1 21 में से 24 माइनस करोगे -3 हमारा कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस आ गया। ये कहता है कि इस AP को ऐसे ही चलते जाएं और कितने पद ले लें कि उनका जोड़ 78 आ जाए। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 78। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन लें, माना n पदों का योग 78 है, यानी SN 78 है। SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 78। 2 को तो उधर ले जाओ, n इनकी वैल्यू रख दो, n तो पता नहीं है। 2a की वैल्यू 24 है, 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 48 प्लस n माइनस 1, और ध्यान देना d की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ एक ब्रैकेट और लगा दो। ये जो 2 लेफ्ट में था इसको उधर ले जाकर 78 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको ले लो अब इधर n बाहर आ गया 48 प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 156 आ जाएगा। 2 8 जा 16 2 7 जा 14 प्लस 1 156। इसको जरा एक बार फिर सोल्व करो। 48 प्लस 3 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 156। अंदर ले जाओ 51n माइनस 3n स्क्वेयर बराबर 156। सबको राइट में ले जाओ, 3n स्क्वेयर नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 156। इसको उल्टा कर दो, पहले तो इसको इधर लिया, a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए। देखो कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि इधर कर दिया तो नेगेटिव नहीं हुआ, अब ये इसके बराबर है, ये इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3n स्क्वेयर माइनस 50n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दो, n स्क्वेयर 17×51 और 52 इज इक्वल टू 0। अब इसके आपने बनाने फैक्टर। अब भाई हमने मिडल टर्म को फैक्टराइज करना है तो बिल्कुल सिंपल है। 13 चौकू 52, 13 4 जा 52 और 13 और 4 का जो सम है वो 17 होता है, तो ये बन जाएगा n स्क्वेयर 17 की जगह माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से n कॉमन लिया, फर्स्ट 2 टर्म में से यहाँ n बचेगा और यहाँ 13। इन दोनों में से 4 कॉमन लिया, यहाँ n माइनस प्लस माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों में n माइनस 13 फिर से कॉमन आ रहा है तो ये बच गया n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान देना, n की एक वैल्यू 13 आएगी और एक 4, ये कैसे पॉसिबल है? तो भाई ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप ये देखो 24 फिर अगली टर्म 21 अगली 18 और उसमें से 3 3 कम होके 15 आ रहा है, जरा इनको जोड़ो 78 आएगा। और अब ये टर्म्स कम होती जाएंगी, 12 9 करते करते 0 फिर नेगेटिव आएंगे, तो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी और फिर से हमारा सम 78 आ जाएगा। तो हमारा डबल आंसर आ रहा है कि 13, सिंपल भी लिख सकते हो, 13 पदों व 4 पदों का योग कितना आएगा 78 आएगा। आगे बात समझ में? ऐसा नहीं है कि कोई एक आंसर हमारा गलत है, दोनों ही आंसर हमारे ठीक है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ये थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, बिल्कुल वैसे है नहीं। सिद्ध करो कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। अब ये रिजल्ट आप 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इट इज़ कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। अभी इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ लिखा है कि कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है, लेकिन इसको अब आपने प्रूव करना है। प्रूव करना है तो हम एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल लेंगे, बहुत ध्यान से समझना इसका प्रूफ आप। लेकिन उसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे जैसे बनाते हैं, हम उसको ऐसे बनाएंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल को। ये एंगल 90 का है, ठीक है भाई, ये एंगल 90 का है और ये हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, ये ना बल्कि आइसोसेलेस हो गया, तो मैं चाहूँगी कि आइसोसेलेस की बजाय हम कुछ ऐसा ट्रायंगल लें ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। ट्रायंगल ए बी सी लिया जिसका बी एंगल
90 है। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये थ्योरम है तो आपको लिखना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B कितना है, 90 डिग्री। अब आपको इसमें क्या प्रूव करना है, पहले वो देखो। हमने प्रूव करना है कि कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो कर्ण क्या है, AC। तो एक्चुअल में हमें प्रूव क्या करना है कि जो AC का स्क्वायर है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है। अब हमारे पास कोई लेंथ नहीं है, कोई इनकी डायमेंशंस नहीं है, तो कैसे करेंगे। इसके लिए अब हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यूज करेंगे। B से AC पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BD, इसे हम रचना में कंस्ट्रक्शंस में ले लेंगे कि BD परपेंडिकुलर AC डालो। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब आ जाओ, अब यहाँ एक्चुअल में 3 राइट एंगल्ड ट्रायंगल हैं। एक तो हमारे वाला ही हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये हो गया ABD राइट एंगल ट्रायंगल, भैया 90 है, ये 90 है तो ये इधर वाला भी 90 है। CDB भी हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक एंगल तो 90 का हो गया, और एक एक एंगल अगर मैच कर जाते हैं तो ये सिमिलर हो जाएंगे। और इसी रिजल्ट को हम यहाँ यूज करेंगे एक थोड़े से ध्यान के साथ। तो हम लेंगे त्रिभुज ABC वै। अब ये ध्यान देना है वै में क्या लेंगे। अब इसी बात का ध्यान रखना है कि वै की जगह क्या लेना। देखो मेरी बात को समझो, ABC जो नाम मैं ले रही हूँ उसमें B मेरा सेंटर में आ रहा है जो कि 90 है, और ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 90 पे क्या आ रहा है, D आ रहा है। तो जैसे मैंने इसमें B को सेंटर में रखा, इसमें B 90 है सेंटर में रखा है, तो मैं D को सेंटर में रखूँगी। और A का कंपैरिजन हम A से ही करेंगे, तो मैं लूँगी ADB। बहुत ध्यान से देखना भाई, ADB में, दोबारा लिख देती हूँ मैं सफाई से, ADB में बहुत ध्यान से देखना भाई। ABC पूरा ट्रायंगल है, ADB ये इधर वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है, ये जो एंगल है ना ये ABC में भी है और ADB में भी है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है, साझा है, उभयनिष्ठ है। क्लियर है। और इस बड़े वाले ट्रायंगल में तो ABC 90 का और छोटे वाले में ADB 90 का है। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप बराबर आ जाएगा। और जब दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो बाय एंगल प्रॉपर्टी, ये बीच में इंग्लिश मिक्स हो जाती है, AAA समरूपता नियम से ऐसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होते, सर्वांग सम तो नहीं होते हैं, लेकिन सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो यानी कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी ना प्रैक्टिस रखनी है। वो ध्यान क्या रखना है आपने, किस बात का ध्यान रखना है कि भाई ABC और ADB की मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर हो गया सिमिलर। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड बाय फर्स्ट थर्ड। आगे बात समझ में। समरूपता नियम से क्या आ जाएगा कि त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज ADB के, सिमिलर हैं। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात यानी AB बाय AD इज इक्वल टू पहला लास्ट AC पहला लास्ट बाय AB। बहुत ध्यान से देखना है। क्लियर है। इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, AB को AB से कर दो, AB इंटू AB, और ये हो जाएगा AD इंटू AC। AB और AB की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, AB स्क्वेयर इज इक्वल टू AD इंटू AC। ये हो गया नंबर 1। अब आ जाओ नंबर 2 पे। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर नहीं ले जाऊंगी, पहले मैं यहीं करूंगी। अब ये फिर से वही ट्रायंगल ABC, लेकिन अब इस बात का ध्यान रखना है कि एंगल 90 का तो D और B तो कंपेयर हो जाएंगे, लेकिन अब C एंगल कॉमन है। तो अब आप नाम कैसे लोगे। तो ट्रायंगल ABC अगर हम ले रहे हैं तो A के बराबर तो कोई एंगल अब इसमें है नहीं ना, इस ट्रायंगल में तो A नाम का कोई एंगल है नहीं, तो ये तो C है, तो C को C से मिला देंगे और B को D से। सुन लो मेरी बात,
सी को सी से मिला देंगे, यानी लास्ट में तो सी ही लेंगे, इसमें भी सी है, और बी को ले लेंगे डी से। अब बच क्या गया, ट्रायंगल का नाम है बी डी सी, तो बी नहीं आया ना इसमें, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी में। ये आपने ध्यान रखना है कि जब इस ट्रायंगल को लिया तो ए डी बी हमने लिया था, जब इस ट्रायंगल को लोगे तो आप जहाँ ख़त्म किया था बी डी सी ले लोगे। तो ये जो सेंटर वाला एंगल है, इसका एंगल ए बी सी और इसका एंगल बी डी सी, दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। आ रही बात समझ में। इस बड़े ट्रायंगल का तो ये बी वाला एंगल और इस राइट वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 है, और एंगल सी दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, साझा हो जाएगा। तो ए नियम से ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, ये दोनों फिर समरूप हो गए। तो ए बी बटा बी डी, ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू, पीछे पीछे वाला ले लो, बी सी बाय डी सी, ठीक है। लेकिन अब ये एक मिनट, अब ये जैसे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, हम ही भूल जाते हैं कई बार, ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी, तीनों भुजाएं ले ली मैंने। ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू, पीछे वाली ले ली मैंने, बी सी बाय डी सी, फर्स्ट थर्ड से ए सी और फर्स्ट थर्ड से बी सी। अब मैं इन दोनों को उठाऊंगी, इन दोनों को, इसको और इसको, इससे आ जाएगा मेरा बी सी स्क्वेयर। तुम देखो भाई, ये है ए बी स्क्वेयर, इसकी वैल्यू ये आ गई, और ये आ जाएगा मेरा बी सी स्क्वेयर। तो इन दोनों को ले लो, लास्ट टू से क्या आ जाएगा, बी सी गुणा बी सी स्क्वेयर, और इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा डी सी गुणा ए सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर यहाँ तक आपको समझ आता है तो ही ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, आगे होगा। भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ये 90 का था, यहाँ से इसके हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। अब लेफ्ट ट्रायंगल को मेन ट्रायंगल्स के सिमिलर कर दिया, राइट ट्रायंगल को भी मेन ट्रायंगल के सिमिलर कर दिया, और उनकी साइड्स की रेशो ले ली। इस लेफ्ट वाले से साइड्स की रेशो से ए बी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, राइट वाले से बी सी स्क्वेयर। अब इन दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं, ध्यान देना। अब मैं अगले पेज पर करूँगी 1 + 2, तो मैं इन दोनों को पहले वहाँ नोट कर रही हूँ, फिर आगे बढ़ूँगी। इस क्वेश्चन में भाई जो सारा खेल है ना, वो ये सिमिलैरिटी का ही है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। भाई इसको भूल जाओ तो ये छोटा ट्रायंगल बड़े के सिमिलर तब होगा जब दो एंगल मिलेंगे, तो ये एंगल तो साथ में रखना पड़ेगा, तो ए को ए के साथ रखना पड़ेगा। इसमें बी 90 है, इसमें डी 90 है, तो बी को डी के साथ हमें रखना पड़ेगा। जो बच गया उसको लास्ट में ले लो। अब कंपेयर कर दो अपने आप, तीनों को ले लो। मेरी बात सुनो भाई, ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू बी सी बाय डी बी, लेकिन आपको ना इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको छोड़ देना और फर्स्ट 2 को आपने उठा लेना है, एक इक्वेशन बन जाएगी। अब जब दूसरे वाले पे आओगे तो सी से तो सी मिलेगा, तो सी का कंपेयर के पीछे तो सी लगाना है। बी का कंपैरिजन डी से करना है, तो बी को डी से लेना है, चाहे आगे ले लो, सी बी ए ले लो, सी डी बी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ए का कंपैरिजन बी से फिर अपना हो जाएगा। तो ये इस तरह से जब आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। 2-3 बार ये आपको 2 बार करनी पड़ेगी, ये थ्योरम करके देखनी पड़ेगी। तो अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेके चल रही हूँ। ये वही रिजल्ट मैंने यहाँ लिख दिया है। मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ। तो लेफ्ट साइड तो हो गई ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, राइट साइड हो गई ए डी इंटू ए सी प्लस भाई डी सी इंटू ए सी। अलजेब्रा लगाओ, ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, दोनों में कॉमन ले लो। ये बच जाएगा ए डी, ये बच जाएगा डी सी। थोड़ा सा ध्यान दो, ए डी जमा डी सी, पीछे चलते हैं, देखिए ज़रा, ए डी जमा डी सी पूरी की पूरी ए सी बन जाती है। तो यहाँ पर मैं फिर से क्या रख दूँगी, ए सी एक अंदर है एक बाहर है। इधर लेफ्ट में क्या चल रहा था, ये चल रहा था ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, और यही हमने प्रूव करना था। चेक कर लो। तो अब इसको आप लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड, हिंदी में लिख दो इति सिद्धम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ तक का लेक्चर अगर आपको समझ आया हो, पसंद आया हो, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। वीडियो को पॉज करके अभी शेयर कर दो पहले। 27वां देखो, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है।
इन व्हाट रेशियो डज दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स हैं, ए 3 - 3 10, बी 6 - 8, और इनको ज्वाइन करने वाले को ये जो सी पॉइंट है ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये आपने बताना है। तो आप लिख लीजिएगा, दिए गए बिंदु ए और बी हैं, और थोड़ा सा अब आपको लिखना पड़ेगा, माना बिंदु सी, ठीक है, नाम उसने दिए हुए नहीं है, हमने दे दिए हैं। माना बिंदु सी रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 में बांटता है। लेट पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन के रेशियो 1। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र से। अब क्योंकि 4 नंबर का है तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। x1 y1, x2 y2, xy m1 m2 अलग अलग लिख दो। x1 3 है, y1 10 है, x2 6 है, y2 -8 है, x -1 है, y 6 है, m1 k है और m2 1 है। अब जो विभाजन सूत्र है, जो सेक्शन फॉर्मूला है, वो क्या कहता है कि x = m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। रेशो में एक ही से काम चल जाता है। x की वैल्यू ये है हमारी, यहाँ से भी देख लो, -1, k को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, k × 6, 1 को -3 से करेंगे, ये m1 प्लस m2 है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, k + 1। k + 1 को तो इधर ले जाओ, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल अलजेब्रा लगाना है। -1 × k + 1, 6k - 3, -k - 1 = 6k - 3। अब कांस्टेंट इधर ले आओ, माइनस का 1 + 3, k को उधर ले जाओ, 6k + k, 2 = 7k, 2/7 = k। k की वैल्यू आपको मिल गई। आपने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो आपका था k/1, 2/7 रेशियो 1, 7 को उधर ले जाओ, 2/7 यानी 2:7 आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट सीकेंट ए × 1 - sin a × सीकेंट ए + टेंजेंट ए = 1। स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सिंपल फंडा है कि हर टर्म को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो मैक्सिमम। हर क्वेश्चन पे तो नहीं होगा, 1-2% ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम अलग मेथड से भी करेंगे। तो सीकेंट ए आपका होता है 1/cos ए, इसको एज इट इज रहने दो, और इस सीकेंट ए को कर दो 1/cos ए, और टेंजेंट ए को कर दो sin a/cos ए। क्योंकि ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको लॉजिक यहाँ लिखना बनता है, नहीं तो एग्जामिनर को राइट है कि वो आपके नंबर काट दे। ठीक है भाई, तो यहाँ लिख देना बिकॉज। अब मेरी बात सुनो, 1 को कर दो 1 - sin a से मल्टीप्लाई, नीचे cos a आ जाएगा, तो ये दोनों तो कंबाइंड हो जाएंगी, 1 - sin a डिवाइडेड बाय cos a। और यहाँ पर cos a एलसीएम लेंगे तो 1 cos a से cos a कैंसिल हो गया, प्लस sin a। सिंपल मैथ था। अब ऊपर a - b a + b, तो यहाँ आप कारण लिख दो, a - b × a + b = a² - b²। तो 1 को 1 से करोगे 1 आ जाएगा, माइनस sin स्क्वेयर a, डिनोमिनेटर में आओ, cos a को cos a से मल्टीप्लाई करोगे cos² a। अब एक और बहुत सिंपल सा हमारा रिजल्ट होता है, 1 - sin स्क्वेयर a cos² a के इक्वल होता है। तो ऊपर की वैल्यू जो बन जाएगी वो cos² a, नीचे ऑलरेडी cos² है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा। हमारे पास बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा बस आपने ध्यान रखना है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। डायमीटर तो रेडियस तो 40 हो जाएगा। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर।
थोड़ी सी खिचड़ी बनी हुई है। इसमें जो आपने ध्यान रखनी है, कैसे ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कि ये आपकी कार का पहिया है, ठीक है, रिंग है, ये एक कड़ा है, तो कार का पहिया भी वृत्ताकार होगा। अब एक बात का आपने ध्यान रखना, तो यहाँ 2-3 बातों का आपने ध्यान रखना है। एक तो जितना ज़्यादा किसी भी पहिए का व्यास होगा वो एक चक्कर में उतनी ज़्यादा दूर जाएगा। समझ रहे हो बात को भाई? अब मैं यहाँ से मान लो ये मैं कोई यहाँ पर इस पर एक मार्क लगा दूँ, समझना बात को, और इस मार्क से मैं इसको यहाँ से चलना शुरू करूँ इस कॉर्नर से, ठीक है भाई। और ये मैं, आप अगर देख पा रहे हो तो मैं इसको पूरे को धीरे धीरे ऐसे रोटेट कर देती हूँ और देखती हूँ कि मेरा वो वाला मार्क यहाँ आ रहा है। हाँ, ये देख लीजिए यहाँ, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो इतनी डिस्टेंस इस पहिए ने एक चक्कर में कवर की। सुन लो मेरी बात ध्यान से, एक चक्कर में ये कितनी डिस्टेंस है, ये इसकी सरकमफ्रेंस है। अगर हम इसको खोल सकें इस चूड़ी को तो वो यहाँ से यहाँ तक की जगह को कवर करेगी। क्लियर है मेरी बात, समझ आ रही है? अब ये कहता है कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो सबसे पहले ये हिसाब लगाओ कि 10 मिनट में ये कितनी दूर जाएगा। 10 मिनट में ये कितनी दूर जाएगा और एक चक्कर में कितनी दूर जाएगा। बात को समझना भाई, एक चक्कर में तो इतनी दूर जा रहा है और 10 मिनट में इससे 5 बार आगे जा रहा है, तो 5 चक्कर हो जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फटाफट अब हम इस सवाल को करते हैं कि हमें दे रखा है पहिए का व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर है। तो जो हमारा रेडियस है वो 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहिए की जो परिधि है वो वैसे तो व्यास से भी आ जाती, 2πr कितनी होती है, 2r गुणा पाई। 2r का मतलब व्यास और पाई का मतलब 22/7। तो ये कैलकुलेशन कर लेना, 22×8 = 176 होता है, 1760/7 सेंटीमीटर। ये उस पहिए की परिधि है। पहिए की परिधि है तो एक चक्कर में पहिया इतनी दूर जाएगा। एक चक्कर में, ध्यान देना मेरी बात पर, पहिए द्वारा तय दूरी है 1760/7 सेंटीमीटर। अब हमने देखना है कि वो 10 मिनट में कितनी दूर जाता है पहिया। 10 मिनट में पहिया कितनी दूर जाता है, फिर दोनों को कर देंगे भाग। अब पहिए की जो चाल है यानी कार की जो चाल है वही पहिए की चाल है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये गड़बड़ हो जाएगी, घंटा है, किलोमीटर है, हमारे पास सेंटीमीटर चल रहा है। तो कार की चाल है 66 किलोमीटर/आवर। इसका मतलब क्या है, 66,000 मीटर/आवर। और इसको सेंटीमीटर में बदलूं तो 66,000 के पीछे 2 जीरो और लग जाएंगी पर/आवर, ठीक है। यानी कि ये हो गया 66 लाख सेंटीमीटर/आवर। एक घंटे में पहिया 66 लाख सेंटीमीटर जाएगा एक घंटे में। हमें कितनी देर में देखना है, 10 मिनट्स में, तो घंटे के मिनट बना लो। तो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, 60 मिनट में पहिए द्वारा, आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 66 लाख सेंटीमीटर। एक मिनट में 66 लाख/60 सेंटीमीटर और 10 मिनट में 66 लाख/60 गुणा 10, 0 से 0 कट गई, 6 से 66 कट जाएगा, 11 लाख सेंटीमीटर जाएगा 10 मिनट में पहिया और एक चक्कर में इतनी दूर जाएगा। अगर अब हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो जितने चक्कर पहिए ने 10 मिनट में लगाए वो आ जाएंगे। तो यहाँ लिख दो 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर बराबर है तय दूरी। 10 मिनट में तय दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी, ठीक है। 10 मिनट में तय दूरी बटा एक चक्कर में तय दूरी, तो 11 लाख/1760 और गुणा में ये आ जाएगा 7। अब ध्यान देना भाई, 0 से 0 कैंसिल, 11 एकम 11 और ये आपकी पीछे आ जाएंगी 1 2 3 4 0 और 11 एकम 11, 11 6 66।
16 से ये 10,000 पूरा पूरा भाग हो जाएगा। कितना आ जाएगा वो आप अब देख लीजिए। 16 छिक्का 96, 4 0, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, तो 625 आ जाएगा। तो इसको यहाँ हम ऐसे काट देंगे तो 625, 625 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 3 17, 1 7 6 42 और 1 43, यानी 10 मिनट में वो पहिया इतना तेज चल रहा है कि 4375 चक्कर लगा लेगा। ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर NCERT। कोई भी क्वेश्चन बेटा बाहर से नहीं है। और ये अभी हमारे सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, बेहद आसान, इसको मैं डिटेल में नहीं कराऊंगी। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। इस पेटी से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर 2 अंकों की संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी या 5 से विभाज्य। ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, perfect square number, a number divisible by 5. एक भाग में बहुत अच्छे से करवा देती हूँ। सबसे पहले आप लिखिए कुल डिस्क कितनी है, 90 हैं। ठीक है, पहले भाग पर आ जाइए कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि 2 अंकों की संख्या होगी। तो माना ई बराबर है 2 अंकों की संख्या आने की घटना। ठीक है, ई से आपको आता होगा करना। तो ई के पक्ष में परिणाम, ई के पक्ष में परिणाम का मतलब है कि 2 अंकों की 1 से 90 तक कितनी संख्याएं हैं। अब भाई जब हम 1 से 90 तक जाते हैं तो ध्यान देना केवल 9 संख्याएं ऐसी जो 1 अंक की हैं। 10 से 90 तक यानी कि 81 संख्याएं हैं। ठीक है, आप यहाँ दिखा भी सकते हो 10, 11, 12 और डैश डैश करके लास्ट में। ठीक है, तो ई के पक्ष में परिणाम, तो ई की प्रायिकता बराबर है, ये बिल्कुल आसान सा तरीका है कि फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई के पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम कह दो या कुल डिस्क कह दो। तो कुल 81 हमारे फेवर में है, 90 है, 9 81 और 9 2 90, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों को ई से समझ नहीं आता उन्हें मैंने ये बताया था कि लिख देना कि 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या बराबर 81, और यहाँ ये लिखने की बजाय आप लिखोगे 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता बराबर है 2 अंकों की कुल संख्या बटे कुल डिस्क। ठीक है, सेकंड पार्ट को मैं उस तरीके से बता देती हूँ बिना ई के। एक पूर्ण वर्ग संख्या की हमने प्रायिकता, पूर्ण वर्ग मीन्स कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, 90 तक 9 ही आएंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का, तो 9 ही नंबर आएंगे। तो 1 से 90 तक कुल, ये बिना ई के बता रही हूँ मैं, कुल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएंगी 9, उनको मेंशन कर देना जैसे मैंने ये करी है, 1 4 9 16 25 से 81 तक। तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, ये इतना बड़ा लिखना पड़ेगा अगर पीई नहीं लिखोगे तो, बराबर है पूर्ण वर्ग संख्याओं के पक्ष में परिणाम फेवरेबल आउटकम्स बटे कुल डिस्क। ठीक है, राइटिंग समझ नहीं आता मैं साथ साथ बोल रही हूँ। तो पूर्ण वर्ग थी 9, कुल डिस्क थी 90, 9 से 90 को डिवाइड करोगे 1/10 आ जाएगा। और लास्ट थर्ड पार्ट में ये कहता है 5 से भाग होने वाली संख्याएं, बिल्कुल सिंपल 18 है, 18 5 90, 5 10 15 देख लो ध्यान दो, 5 10 15 20 25 30 85 90, 5 एकम 5, 18 5 90, तो इनकी गिनती हो जाएगी 18। इस घटना को अगर E1 नाम दे दूं तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18/90 1/5। इसको मैंने शॉर्ट में किया है, आपने अच्छे तरीके से करना है। तो ये था कंप्लीट सेक्शन सी। सेक्शन डी को अगले लेक्चर में कराऊंगी, तब तक आप इस लेक्चर को देखें, अपने पेपर की तैयारी करें और लाइव क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।